चलो वैसा हो गया ये। A sound wave has a frequency of 2 kilohertz and wavelength of 35 centimeter. How long will it take to travel 1.5 kilometers? एक साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है भाई साहब? फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है देखो, ये 2k हर्ट्ज मतलब क्या होता है? किलो हर्ट्ज। तो होता है 2 किलो हर्ट्ज, सो दैट विल बी हाउ मच? 2 into 10⁻³ हर्ट्ज। एंड वेवलेंथ यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 35 सेंटीमीटर, ठीक है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रैवल 1.5 किलोमीटर? तो यहाँ पे डिस्टेंस तुमको कितना दिया हुआ है भाई साहब? 1.5 किलोमीटर। इसको पहली बात तो देखो, इसको तुम मीटर में कन्वर्ट कर लो, हमेशा चीज़ों को स्टैंडर्ड यूनिट्स में कन्वर्ट कर लो। तो यहाँ पे 35/100 क्या हो जाएगा? मीटर। दैट विल बी हाउ मच? 35 into 10⁻² मीटर। ये 10⁻² में लिखना चालू कर दीजिए अभी, ठीक है। ये 0.35 आप नहीं लिखेंगे, स्टार्ट राइटिंग इट इन दिस फॉर्मेट्स, ठीक है। ये आप साइंटिफिक नोटेशन में लिख रहे हैं बेसिकली, तो आप देखेंगे क्या यहाँ पे 35 into 10⁻²। क्या ये समझ में आ रहा है सबको? 35 into 10⁻² कैसे हुआ? 100 को अगर हम ऊपर लेंगे तो 10⁻² हो जाएगा ये। क्लियर 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 पीपल? ओके, 1.5 किलोमीटर है, इसको भी भाई साहब मीटर। फिजिक्स के सारे सवालों में पहले यूनिट्स को सेम कर लो भाई साहब। 1 मीटर में पड़ा हुआ है, 1 सेंटीमीटर में पड़ा हुआ है, एक भाई साहब डेसीमीटर में पड़ा हुआ नहीं चलेगा। ब्रिंग ऑल यूनिट्स टू द सेम, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 1.5 किलोमीटर है, इसका आप कर लो भाई साहब 1.5 into 10⁻³ मीटर लिख सकते हैं, बोलो, ठीक है। ओके, अ साउंड वेव, इसका फ्रीक्वेंसी कितना है भाई साहब? फ्रीक्वेंसी है 2 into 10⁻³ हर्ट्ज एंड वेवलेंथ कितना दिया हुआ है भाई साहब? ये, ठीक है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रैवल? तो आपको देखो पहले यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ है, तो उस डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगेगा? किसी भी चीज को अगर मैं बोलूं कि आपका भाई साहब स्कूल से डिस्टेंस 2 किलोमीटर का है, तो आपको उसको कवर करने में कितना टाइम लगेगा? आप भाई साहब पूछेंगे कैसे जा रहा हूं मैं, पैदल या भाई साहब बाइक में या गाड़ी में, कैसे जा रहा हूं? बिकॉज हर एक चीज का एक अलग अलग स्पीड है, राइट। तो यहाँ पे भी साउंड के स्पीड को पहले आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो स्पीड ऑफ साउंड कितना हो जाएगा बोलो? हम यहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड को लेट्स से अगर v मान लेते हैं, तो आपका स्पीड ऑफ साउंड कितना होता है? दिस विल बी इक्वल टू लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी। लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी, इसको हमेशा ऐसे लिखना वरना इस v और इस v में कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो दिस विल बी व्हाट? स्पीड ऑफ साउंड है भाई साहब ये। लैम्डा क्या हो गया आपका? वेवलेंथ, है ना, वेवलेंथ। और ये क्या हो गया भाई साहब? आपका फ्रीक्वेंसी। दिस इज बेसिकली योर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो स्पीड ऑफ साउंड कितना है आपका? देखो 2 into 10⁻³ that will be lambda, that is 35 into 10⁻² into frequency, ठीक है। क्लियर है क्लियर है क्लियर है भाई, यही होगा ना? लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी है? सॉरी, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आपका भाई साहब, यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू इतनी होगी। स्पीड ऑफ साउंड कहाँ से ले रहे हैं हम? सब गड़बड़ हो गया भाई साहब, ठीक है। तो आपका यहाँ व्हाट द हेल इज हैपनिंग? ठीक है, ये हो गया वेवलेंथ और ये हो गया फ्रीक्वेंसी। कितना वेवलेंथ है भाई साहब यहाँ पे? 35 into 10⁻²। और फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई भाई साहब? 2 into 10⁻³। तो यहाँ पे कितना हो गया आपका? देखो 70 into 10⁻²। 3 - 2 कितना हो गया? 1, है ना। तो यहाँ पे कितना हो गया बोलो? 700 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो वेलोसिटी कितनी हो गई भाई साहब? 700 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे वेलोसिटी कितनी हो गई भाई साहब आपकी? 700 मीटर पर सेकेंड। क्या सवाल कहाँ उड़ गया? ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है ये? देखो आपका वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 700 मीटर पर सेकेंड। ओके, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रैवल? तो आपका भाई साहब टाइम कितना होता है? टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है? 1.5 into 10⁻³ मीटर। और स्पीड कितना आया भाई साहब आपका? 700 मीटर पर सेकेंड, है ना। मीटर मर गया, सेकेंड ऊपर चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आपका कितना? 15,15,0,0, है ना। 3 नहीं हो,
हाय हाउ आर यू, ठीक है। तो ये हो गया आपका कितना 700 सही आ रहा है भाई साहब। ये हाउ लॉन्ग इट टेक टू ट्रैवल 2 किलोहर्ट्ज़ हो गया। 2 किलोहर्ट्ज़ मतलब 2 × 10⁻10 लैम्डा हो गया आपका कितना भाई साहब 35 सेंटीमीटर, मतलब 35 × 10⁻2 डी हो गया ये। तो लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी 35 × 10⁻2 इंटू 2 × 10⁻3, ठीक है भाई साहब 700। ओके, सो ये हो गया आपका टाइम सेकेंड्स में। तो दिस विल बी हाउ मच 7/15 कितना आ जाएगा 7 2 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7, 2.14 सेकेंड्स, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली इतना टाइम लग जाएगा। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन ऑफ पीपल? समझ आमा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 2 किलोहर्ट्ज़। 2 किलोहर्ट्ज़ मतलब कितना हो जाएगा 2000 हर्ट्ज़। अच्छा, आप आज इधर पधारी, बहुत बढ़िया भाई साहब, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू कितनी है 35 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका कितना 0.35 मीटर। डिस्टेंस कितना हो गया भाई साहब आपका 1.5 किलोमीटर, तो कितना हो गया 1500 मीटर, ठीक है 1500 मीटर। ओके ओके, टाइम का कितना हो जाएगा भाई साहब वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आपका v इंटू लैम्डा अपॉन टाइम, तो दिस विल बी 700। तो आपका हो गया भाई साहब डिस्टेंस मतलब 1500 अपॉन 700। तो कितनी आ जाएगी आंसर भाई साहब 2.1 दिया हुआ 2.14 व्हाटएवर इज द आंसर, ठीक है। क्लियर है। ओके। द साउंड विल टेक 2.1 सेकेंड्स टू ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 किलोमीटर। तो एक डिस्टेंस को कवर करने के लिए कितना टाइम लेगा भाई साहब 2.1। क्लियर है? चलो भाई साहब फटाफट ये वाला सवाल करना है, जल्दी करना है, जल्दी करने हैं तो जल्दी करने हैं भाई। Okay, human ear can detect continuous sounds in the frequency range from 20 Hz to 20,000 Hz, ठीक है। Assuming that the speed of sound in air is 330 मीटर पर सेकेंड। तो आपका भाई साहब स्पीड ऑफ साउंड इन एयर कितना है 330 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। और ह्यूमन एयर की ऑडिबल कैपेसिटी आपको मालूम है कितनी है भाई साहब 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक, ठीक है 20,000 हर्ट्ज तक। Assuming that the speed of sound in air, तो स्पीड ऑफ साउंड आपका इतना है फॉर ऑल फ्रीक्वेंसीज, कैलकुलेट द वेवलेंथ्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू द गिवन एक्सट्रीम फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। तो आपके फ्रीक्वेंसी में एक्सट्रीम फ्रीक्वेंसी में क्या है भाई साहब, ये हो गया 20 हर्ट्ज से लेकर आपका 20,000 हर्ट्ज, ठीक है। ये हो गया आपकी फ्रीक्वेंसी को हम चाहे तो ऐसे लिखें, या तो अगर आप कंफ्यूजन अवॉइड करना चाहते हैं भाई साहब ऐसे लिख दो भाई साहब, ये हो गई आपकी फ्रीक्वेंसी। तो इसकी इस फ्रीक्वेंसी के हिसाब से आपका वेवलेंथ कितना हो जाएगा, ठीक है। तो टेकिंग फ्रीक्वेंसी एज 20 हर्ट्ज और वेलोसिटी तो वही रहेगी भाई साहब 330 मीटर पर सेकेंड, आपको यहाँ पे वेवलेंथ कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे वेलोसिटी इज इक्वल टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो आपका वेवलेंथ क्या हो जाएगा वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी। वेलोसिटी कितना हो गया भाई साहब आपका, वेलोसिटी इज 330 और अपना कितना हो गया 20, ठीक है। ये हो गया आपका वेलोसिटी कितना हो गया मीटर पर सेकेंड अपॉन यहाँ पे क्या है भाई साहब पर सेकेंड, कैंसिल ये कैंसिल 2 16 ज़ा 32 2 5 ज़ा 10, तो आपका लैम्डा कितना हो गया यहाँ पे 16.5 मीटर, ठीक है। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 20,000 हर्ट्ज यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है 20,000 हर्ट्ज, ठीक है। वेलोसिटी कितनी दी हुई है 330 मीटर पर सेकेंड, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई साहब 20,000 पर सेकेंड, ठीक है। तो आपका लैम्डा यहाँ पे कितना हो जाएगा, लैम्डा विल बी इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी। वेलोसिटी कितना हो गया आपका 330 अपॉन इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई भाई साहब 20,000, ठीक है।
ये हो गया आपका मीटर पर सेकेंड और ये हो गया पर सेकेंड, कैंसिल कैंसिल, ठीक है। यहाँ पे भाई साहब कितना आ जाएगा, अगर हम यहाँ पे इसको लिखते हैं 33/2 इंटू लिख सकते हैं कितना 10⁻³ है ना, तो 10⁻³ को ऊपर कर लो भाई साहब, तो ये हो जाएगा 10⁻³ और ये कितना हो जाएगा 16 2 ज़ा 32 और ये 25 16.5 इंटू 10⁻³ मीटर्स, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो भाई साहब, 20 हर्ट्ज का कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ कितना हो जाएगा, 20 हर्ट्ज का कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ है कितना 16.5 मीटर और इसका भाई साहब कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ कितना है 16.5 इंटू 10⁻³ मीटर, यही आपको कैलकुलेट करना था। कैलकुलेट द वेवलेंथ्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू द गिवन एक्सट्रीम फ्रीक्वेंसीज ऑफ द ऑडिबल रेंज। एक्सट्रीम फ्रीक्वेंसी में एक है आपका 20 हर्ट्ज का और दूसरा है आपका 20,000 हर्ट्ज का, तो आपको वेवलेंथ कैलकुलेट करना है एक्सट्रीम फ्रीक्वेंसीज का, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पेपर? ठीक है। स्पीड कितना हो जाएगा भाई साहब आपका, देखो यहाँ पे लैम्डा, तो लैम्डा 1 इज इक्वल टू 330/20 16.5 मीटर हो गया ये, ठीक है। लैम्डा 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी V/V2, तो ये क्या हो गया 330/20,000, तो ये हो गया आपका 0. तो मैंने देखो यहाँ पे आंसर आपको दिया था कितना था 16.5 इंटू 10⁻⁻3, वही सेम चीज़ आएगी। देखो इसका मतलब क्या हो जाएगा 16.5/1 2 3, ठीक है। तो आप भाई साहब 1 2 और एक और 0 पीछे जाएंगे भाई साहब, 1 2 3 काट दिया था, 3 पीछे जाएंगे तो आपका यही आ जाएगा देखो 0.0165 मीटर। इट्स वन एंड द सेम थिंग, ठीक है, एक ही आंसर है ये, चाहे आप उसको 16.5 इंटू 10⁻³ मीटर लिखें या 0.0165 मीटर लिखें, द आंसर इज गोइंग टू बी द सेम। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? समझम बहुत बढ़िया ना भाई साहब। चलो भाई साहब सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल। A sound wave travels at a speed of 339 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे भाई साहब स्पीड कितना दिया हुआ है भाई साहब, स्पीड दिया हुआ है आपका 339 मीटर पर सेकेंड। इफ इट्स वेवलेंथ, इसका भाई साहब वेवलेंथ कितना है 1.5 सेंटीमीटर। 1.5 सेंटीमीटर को हम क्या लिख सकते हैं 1.5 इंटू 10⁻² मीटर। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव? फ्रीक्वेंसी भाई साहब कितनी है इसकी फ्रीक्वेंसी, विल इट बी ऑडिबल टू ह्यूमंस? तो फ्रीक्वेंसी निकालनी है, सिंपल सा है भाई साहब। देखो यहाँ पे वेलोसिटी इज इक्वल टू लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी वेलोसिटी अपॉन लैम्डा, ठीक है। वेलोसिटी यहाँ पे कितना है बोलो 339, ठीक है, 339 मीटर पर सेकेंड है भाई साहब। और यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.5 इंटू 10⁻² मीटर, ठीक है। 1.5 इंटू 10⁻², ये -2 मतलब अपॉन है, ठीक है, दिस इज अपॉन, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। 339 इंटू 10⁻² अपॉन 1.5, इस 1.5 का और अगर मैं इधर ले लूँ तो यहाँ पे 10⁻³ हो जाएगा, एक इधर पॉइंट गया तो यहाँ पे एक 0 बढ़ गया, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बोलो 339 और इसको हमने 15 से डिवाइड कर दिया, 15 2 ज़ा 30, ये बचा कितना भाई साहब 39, 15 2 ज़ा 30, ये बचा कितना भाई साहब 9, तो यहाँ पे हो गया 90, 15 6 ज़ा 90, सो दिस विल बी हाउ मच 22.6 इंटू 10⁻³, ठीक है, 22.6 इंटू 10⁻³, ये हो गई क्या भाई साहब आपकी फ्रीक्वेंसी, दिस विल बी द फ्रीक्वेंसी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 22600, है ना, 22600, यहाँ पे 1 2 3 मतलब 22600। क्या ये ऑडिबल फ्रीक्वेंसी में आ रहा है, क्योंकि ऑडिबल मतलब पर सेकेंड हो गया ना ये, तो इसका मतलब कितना हो गया 22600 हर्ट्ज हो गया। ऑडिबल फ्रीक्वेंसी आपकी कहाँ से कहाँ तक है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक, और यहाँ पे क्या सुनाई दे रहा है आपको 22600 हर्ट्ज का सुनाई दे रहा है, सो इट्स नॉट इन द ऑडिबल फ्रीक्वेंसी, ये ऑडिबल फ्रीक्वेंसी में नहीं होगा, ठीक है, दिस विल नॉट बी इन द ऑडिबल फ्रीक्वेंसी। तो आपका भाई साहब यहाँ पे वेवलेंथ देखो 330 फ्रीक्वेंसी हो गया ये, ठीक है, सो दिस विल बी हाउ मच
आपका आ रहा है कितना, यहाँ पे आंसरवा कितना आ रहा है भाई साहब, 22600. फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव इज 22600 हर्ट्ज एंड इज नॉट ऑडिबल टू ह्यूमन बींग्स, क्योंकि ऑडिबल फ्रीक्वेंसी ह्यूमन बींग्स की कहाँ तक है, 20,000 हर्ट्ज तक है. ठीक है, चलो 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 फटाफट फटाफट. अ साउंड वेव हैज वेव लेंथ ऑफ 1.5 मीटर इन अ गैस एंड 0.8 मीटर इन एयर. ठीक है, तो भाई साहब गैस में इसका वेवलेंथ कितना है, गैस में इसका वेवलेंथ, तो गैस लिख लिया हमने इसमें. ठीक है, इट इज 1.5 मीटर. और एयर में इसका वेवलेंथ कितना है भाई साहब, एयर में इसका वेवलेंथ कितना है, 0.8 मीटर इन एयर. कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड एंड वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैस. इफ द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर कितना है भाई साहब आपका, 340 मीटर पर सेकेंड है. ठीक है, तो आपको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है. फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इन गैस ये कैलकुलेट करना है एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इन एयर ये कैलकुलेट करना है. ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इन गैस ये कैलकुलेट करना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इन एयर दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू कैलकुलेट. तो आपका भाई साहब यहाँ पे वेलोसिटी कितना हो जाएगा, वेलोसिटी हो गया लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी, है ना. वेलोसिटी ऑफ साउंड इन, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन frequency velocity, calculate the frequency of sound and velocity of sound in gas with the velocity of the sound in air. चलिए भाई साहब हम यहाँ पे पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं. ठीक है, ओके. तो आपको भाई साहब गैस एंड एयर, ठीक है, गैस एंड एयर, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, वेवलेंथ इज हाउ मच, वेवलेंथ इज 1 पॉइंट, तो गैस में भाई साहब वेवलेंथ कितना है, 1.5 मीटर है. ठीक है, और एयर में वेवलेंथ कितना है भाई साहब, एयर में वेवलेंथ है 0.8 मीटर. ठीक है, ओके. वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर कितना दिया हुआ है, 340 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, ये कौन बकरी की तरह मिनमिना रहा है भाई साहब, मन 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 मन. ओ भरत जी जरा इधर भी ध्यान दे दीजिए, पंचायत बाद में कर लीजिएगा. ठीक है, तो आपका भाई साहब लैम्डा ऑफ एयर इज 0.8 मीटर, वी ऑफ वेलोसिटी ऑफ एयर, वेलोसिटी इन एयर इज कितना है भाई साहब आपका 340 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड कैलकुलेट करना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड एंड वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैस. ठीक है, तो आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड एंड वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैस, दोनों भी गैस में कैलकुलेट करना है. तो आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इन गैस ये कितना हो जाएगा, और वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैस हाउ मच विल दिस बी. तो पहले हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं क्या, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इन एयर, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं. ठीक है, हाउ मच वुड दिस बी. देखो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर विल बी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इन एयर इनटू लैम्डा ऑफ साउंड इन एयर, है ना. वेलोसिटी होता है फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा, तो फ्रीक्वेंसी कितना है भाई साहब यहाँ पे, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इन एयर को हम क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर अपॉन लैम्डा ऑफ साउंड इन एयर. ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इन एयर ये कितना हो जाएगा, वेलोसिटी इन एयर, वेलोसिटी इन एयर कितना है भाई साहब आपका 340 मीटर पर सेकेंड है. ठीक है, एंड लैम्डा इन एयर, लैम्डा इन एयर कितना है भाई साहब आपका 0.8 मीटर है. कैंसिलम कितना आ गया भाई साहब यहाँ पे, एक पीछे जाएगा और ये 0 आ जाएगा. ठीक है, सो ये हो गया कितना 3400/8 पर सेकेंड और हर्ट्ज. ठीक है, 8 4 जा 32, 4 से 2 गया कितना हो गया भाई साहब, 8 2 जा 16, 8 5 जा 40 पर सेकेंड, है ना. ये हर्ट्ज आ गया भाई साहब आपका. फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इन एयर इज इक्वल टू 425 हर्ट्ज. मुझे बताइए फ्रीक्वेंसी इन गैस कितना होगा, मिस कामले आप बताइए कितना होगा फ्रीक्वेंसी इन गैस. फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इन एयर हमने कैलकुलेट किया है कितना, 425 हर्ट्ज. 425 आएगा ना इसका, 3400 को 8 से डिवाइड किया 425. ओके, हो कितना आएगा एयर में, कितना आएगा कुंज, मिस्टर गायकवाड़, अब बाबा कर लो भाई साहब. हाँ क्यों 425, एयर में 425 क्यों आएगा, नहीं 425 इज द करेक्ट आंसर. फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होगी. ठीक है, विथ चेंज ऑफ मीडियम, विथ चेंज ऑफ
medium, with change of medium there is no change in frequency, there is no change in frequency, ठीक है। सो देयरफॉर हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इन गैस ये कितना हो जाएगा 425 हर्ट्ज। अभी आप भाई साहब वेलोसिटी निकाल सकते हैं, तो इसका कितना हो गया भाई साहब 425 पर सेकेंड या हर्ट्ज दोनों भी लिख सकते हैं। वेलोसिटी इन गैस कितना हो जाएगा, वेलोसिटी इन गैस दैट विल बी फ्रीक्वेंसी इन गैस इनटू लैम्डा इन गैस, ठीक है। फ्रीक्वेंसी इन गैस कितना हो गया भाई साहब 425, ठीक है, और ये हो गया आपका 1.5, तो ये कितना हो गया भाई साहब आपका 425 इंटू 15, 5 5 हाँ 63.75.5, ठीक है, ये हो गया आपका मीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगी वेलोसिटी, ठीक है, क्लियर है। तो आपका फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होगा, मीडियम के चेंज होने से आपके साउंड का जो फ्रीक्वेंसी है दैट विल नॉट चेंज, ठीक है। तो ये आपका देखो वेवलेंथ है, वेवलेंथ इन गैस कितना दिया हुआ है 1.5 और वेवलेंथ इन एयर कितना दिया हुआ है भाई साहब 0.8, ठीक है। तो गिवन वेवलेंथ इन गैस इज ये कहां से आ गया, वेवलेंथ इन गैस इज 1.5, गड़बड़ गड़बड़ गड़बड़, ये हो गया आपका 1.5 मीटर, ठीक है, ये हो गया 0.8 मीटर। वेलोसिटी इन एयर इज, तो फ्रीक्वेंसी भाई साहब कितनी हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी होती है तो वेलोसिटी ऑफ एयर, फ्रीक्वेंसी इन एयर इनटू लैम्डा ऑफ एयर, तो वेलोसिटी इन एयर हो जाएगा भाई साहब आपका फ्रीक्वेंसी इन एयर, ये फ्रीक्वेंसी है वाला, ये वाला ऐसा वाला भी यही है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी इन एयर विल बी वेलोसिटी इन एयर अपॉन लैम्डा ऑफ एयर, तो वेलोसिटी कितना है 340, तो कितना आ गया देखो 425, ठीक है। बट फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज विथ मीडियम, साउंड की फ्रीक्वेंसी कभी भी मीडियम के साथ चेंज नहीं होगी, तो जो उसकी फ्रीक्वेंसी रहेगी किसमें, एयर में, वही उसकी फ्रीक्वेंसी रहेगी पर्टिकुलर गैस में भी या किसी और मीडियम में भी, ठीक है। तो आपका भाई साहब वेलोसिटी तो यहाँ हो गया 425 इंटू 1, तो ये हो गया आपका 637.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, दैट विल बी द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैस। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड इन गैस इज हाउ मच 425 हर्ट्ज एंड वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैस इज 637.5, ठीक है, क्लियर। Okay, okay, okay. Calculate the distance traveled by a sound wave having frequency 1000 hertz and wavelength 0.25 meter if it travels for 5 seconds in a certain medium. चलो भाई साहब फटाक से, दो है ना, और तबीयत कैसी है आपकी? क्या कर रहा है कुचुर बुजुर्ग चूहे के वहां पे पता नहीं। कैलकुलेट डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ साउंड वेव हैविंग फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है भाई साहब 1000 हर्ट्ज एंड वेवलेंथ, वेवलेंथ कितना दिया हुआ है 0.25 मीटर। इफ इट ट्रेवल्स फॉर 5 सेकेंड्स, तो टाइम ऑफ ट्रैवल कितना है बोलो 5 सेकेंड्स इन अ सर्टेन मीडियम, ठीक है। तो आपको भाई साहब यहाँ पे क्या पूछा है, कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रैवल, तो आपको यहाँ पे लैम्डा दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी, क्या निकाल सकते हो भाई साहब यहाँ से स्पीड निकाल सकते हो, ठीक है। तो स्पीड विल बी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा या लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी, ये हो गया स्पीड ऑफ साउंड इन द मीडियम, स्पीड ऑफ साउंड इन मीडियम, एंड दिस विल बी इक्वल टू
लैम्डा फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा, तो फ्रीक्वेंसी भाई साहब कितनी हो गई यहाँ पे, दिस इज बेसिकली फ्रीक्वेंसी, दिस इज फ्रीक्वेंसी एंड दिस इज बेसिकली वेवलेंथ, है ना। तो यहाँ पे स्पीड कितना हो गया भाई साहब, v इज इक्वल टू 1000 हर्ट्ज, मतलब कितना हो गया 1000 पर सेकेंड, ठीक है, इंटू 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 यहाँ पे कितना है भाई साहब 0.25, ठीक है। सो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, 1 2 और ये 3, 250 मीटर पर सेकेंड, 250 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये हो गया भाई साहब वेलोसिटी ऑफ साउंड इन द मीडियम, क्लियर है। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन द मीडियम कितना हो गया 250 मीटर पर सेकेंड। तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम। वेलोसिटी कितना है 250 मीटर पर सेकेंड इंटू टाइम, टाइम कितना है भाई साहब आपका 5 सेकेंड्स, ये कैंसिल 0 5 0, 25 5 125, 1250 मीटर, ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रैवल कितना हो गया, डिस्टेंस ट्रैवल्ड भाई साहब कितना हो गया आपका 1250 मीटर, दिस इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल हम, ठीक है। सो भाई साहब यहाँ पे आपको वेवलेंथ दिया हुआ है कितना है 0.25 मीटर, टी कितना है आपका 5 सेकेंड्स है और फ्रीक्वेंसी कितनी है 1000 हर्ट्ज है, ठीक है। ओके, सो आपका फ्रीक्वेंसी कितना है 1000 हर्ट्ज, वेवलेंथ कितना है 0.25 मीटर, ठीक है, एंड टाइम कितना है 5 सेकेंड्स। तो फाइंड द डिस्टेंस, तो आपने वेलोसिटी फाइंड कर लिया पहले, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो वेलोसिटी हो जाएगा वेवलेंथ, तो ये हो गया आपका कितना 250 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी हो गया डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितना हो जाएगा वेलोसिटी इंटू टाइम, तो ये हो गया आपका 1250 मीटर। सो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय साउंड वेव इज हाउ मच 1250 मीटर। आर वी क्लियर? हाँ, सो हम सुरवे। ओके, अभी हम आते हैं भाई साहब कान, ठीक है। ओके, व्हाट इज ह्यूमन एयर? ह्यूमन एयर इज बेसिकली अ ऑर्गन विच एनेबल्स यू टू हियर साउंड्स, ठीक है। ये जो कान का बाहरी पार्ट है ना, ये किसी काम का नहीं है, काट के फेंक दोगे तो भी आपको सुनाई देगा, ठीक है। ये जो कान का बाहरी पार्ट है ये आपके किसी काम का नहीं है। आपके ईयर में जो छोटा सा एक होल है, दैट इज द ओनली प्लेस थ्रू विच द कंप्रेशंस एंड रेरिफैक्शंस ऑफ द साउंड वेव एंटर। तो ये कान का जो बाहरी हिस्सा है ये किसी भी काम का नहीं है। हो सकता है आज से 5000 साल बाद अगर इंसान रहे तो कान की शेप ना रहे, क्योंकि एवोल्यूशन में चीज़ें छोटी होती जा रही हैं। जैसे हमारे बॉडी में देखो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स बेसिकली हमारे तब काम आता था जब हम रॉ फूड खाते थे। तो एक ज़माना था जब इंसान मतलब वी वर एप्स, तो वी यूज्ड टू ईट रॉ फूड, और रॉ फूड में सेल्यूलोज कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो इस सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए, जैसे गाय भैंस खाते कम है चबाते ज़्यादा हैं, क्यों? क्योंकि ये भाई साहब इनका खाना जाता है पेट में, फिर बाहर आता है, फिर इसको चबाते हैं, फिर जाता है, क्योंकि उसमें सेल्यूलोज होता है और सेल्यूलोज हमारे लिए डिफिकल्ट है डाइजेस्ट करना। तो हमारे शरीर में भी एक वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स हुआ करती है जो साइज में बहुत बड़ी हुआ करती रहेगी पहले के ज़माने में, ठीक है, आज से 10,000 साल पहले। लेकिन क्योंकि हमने अभी कुक्ड फूड चालू कर दिया है तो वी डू नॉट नीड एन एक्स्ट्रा ऑर्गन टू डाइजेस्ट द सेल्यूलोज कंटेंट, इट इज़ ऑलरेडी डाइजेस्टेड, ठीक है, वो ऑलरेडी भाई साहब चला गया है। तो इसीलिए अभी देखो हमारे यहाँ पे वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स छोटा सा मांस का टुकड़ा रह गया है हमारे, ठीक है। ये जो छोटा सा मांस का टुकड़ा रह गया है ये हमारे टेल बोन के नीचे रहता है। कभी कभी ये टॉक्सिक हो जाता है तो उसको काट कर फेंक देते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में किसी काम का नहीं है। इट इज़ जस्ट समथिंग दैट इज देयर। हमारे आंखों में भी देखो एक निकोटिनिक मेम्ब्रेन है ये वाला, जहाँ से आपको सुबह सुबह जब आप उठते हो तो ज़्यादा करके जो कीचड़ निकलता है वो बेसिकली निकोटिनिक मेम्ब्रेन है। ये निकोटिनिक मेम्ब्रेन हमारे किसी काम का नहीं है, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि हमारा एवोल्यूशन एक्वेटिक से हुआ हो सकता है मैं एक्वेटिक लाइफ से आया हूँ, क्योंकि एक्वेटिक जितने भी आपके एनिमल्स हैं उनमें निकोटिनिक मेम्ब्रेन रहता है। फिशेस में निकोटिनिक मेम्ब्रेन रहता है। पानी के नीचे आप आँख को नॉर्मली नहीं खोल सकते, राइट। तो इसी ये निकोटिनिक मेम्ब्रेन एनेबल करता है आपको आँख को खोलने के लिए। खैर, तो इसी तरह से ईयर का जो आउटर लोब है ये हमारे किसी काम का नहीं है, ठीक है। उसमें आप डायमंड लगाकर घूमें या भाई साहब कुंडली लगाकर घूमें, कुछ फायदा नहीं है। इट इज़ ऑफ नो यूज टू अस, ठीक है, इट्स जस्ट देयर, ठीक है। तो इतना बड़ा जो एक ऑर्गन आपको बाहरी हिस्सा दिख रहा है, इट हैज़ गॉट नो यूज एट ऑल, ठीक है, एटलीस्ट इन हियरिंग। आपका हिस्सा जो हियरिंग में काम में आता है वो यहाँ से चालू होता है, दिस इज फ्रॉम वे इट एंटर्स, ठीक है। यहाँ से भाई साहब आपका आता है पहला ईयर ड्रम, ये आपका ईयर ड्रम है। आप भाई साहब टूथपिक डालेंगे ना कभी और ये अंदर घुसकर इस ईयर ड्रम को अगर इसने फाड़ दिया या छेद कर दिया तो गए भाई साहब, इसको आप रिप्लेस नहीं कर सकते। एक अंधे इंसान की भी आई रिप्लेस की जा सकती है, एक
किडनी बिना के इंसान को भी किडनी मिल सकती है, लेकिन अगर ये फट गया ना भाई साहब तो ये रिप्लेस नहीं हो सकता, इट कैन नॉट बी रिप्लेस्ड। ठीक है, ओके। तो ये आपका ह्यूमन ईयर का डिजाइन है, देखो, ठीक है। इट एंटर्स, ये ईयर ड्रम है, देखो ये एनविल है, ये आपका भाई साहब एनविल है, हथौड़ा मारेगा इसमें। ये स्टिरअप है, स्टिरअप मतलब देखा रहेगा ना बड़े बूढ़े लोग जब दारू पीते हैं, ठीक है, तो आपका ग्लास होता है, उसमें दारू रहता है और उसमें थोड़ा सा पानी रहता है या जो भी कोल्ड ड्रिंक रहता है और उसमें आइस रहते हैं, तो आइस को स्टर करते हैं ना ऐसे, ठीक है। तो ये भाई साहब आप लोग भी थोड़ा नहीं, ओके। तो ये आपका स्टरर होता है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड द स्टरर। और ये भाई साहब कहाँ पे जाता है? कॉल्चिया में जाता है। कॉल्चिया एक सेमी फ्लूइड सब्सटेंस है, जेली लाइक सब्सटेंस है। ये जो कॉल्चिया में जाता है, यही वाइब्रेशन कॉल्चिया में ट्रांसफर होता है, ठीक है। आप जब ऐसे ऐसे मेरी गो राउंड करते हैं भाई साहब, तो जो थोड़ा बहुत चक्कर आता है वो आपका इसलिए होता है क्योंकि आपका ब्रेन का जो कॉल्चिया हिस्सा है वो ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। एंड दैट्स द रीजन जब तक वो स्टेबलाइज नहीं हो जाता है तब तक आपको थोड़ा सा डिजी फीलिंग रहेगा, ठीक है। लेकिन ये कॉल्चिया से आपके ऑडिटरी नर्व्स आपके जाते हैं भाई साहब ब्रेन तक, ठीक है। एक और चीज जो है वो ये है कि आपका ईयर, नोज एंड थ्रोट तीनों भी चीजें कनेक्टेड हैं, ठीक है। ये ईयर, नोज एंड थ्रोट, इसीलिए जो डॉक्टर इनका इलाज करता है उनको ईएनटी स्पेशलिस्ट बोला जाता है, ठीक है। आप अगर नाक को बंद करेंगे और मुंह को भी बंद रखेंगे तो आपको यहाँ पे कान पे प्रेशर फील होगा, ठीक है। यू विल फील द प्रेशर बिकॉज नाउ द एयर विल ट्राई टू एक्चुअली गो आउट फ्रॉम दिस प्लांट। ये एयर कहाँ जाएगा? क्योंकि एयर को जहां बाहर जाना है ना, कार्बन डाइऑक्साइड जो आपका नॉर्मली जा रहा है उसको बाहर तो जाना पड़ेगा ना। अगर इसको बाहर जाने के सारे रास्ते आप बंद कर रहे हैं तो यहां से जाने की कोशिश करेगा, लेकिन यहाँ पे ब्लॉक है क्योंकि ईयर ड्रम है। ये ईयर ड्रम जो है इसको बाहर जाने नहीं देगा, ठीक है। तो इसीलिए भाई साहब ईयर ड्रम ऐसे हो जाएगा। कभी कभी कानों में जब कीड़ा घुस जाता है यहाँ पे, ठीक है, अगर आप ऐसे करेंगे और ऐसे करेंगे तो ईयर ड्रम ऐसे हो जाएगा, तो कीड़ा बाहर चला जाएगा, उसके फोर्स से वो बाहर चला जाएगा, ठीक है, जनरली। ओके, सो दिस इज बेसिकली द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर। इसको हम बोलते हैं आउटर ईयर। इसका कोई भी फंक्शन नहीं है हियरिंग में, ठीक है। हियरिंग में इसका कोई फंक्शन नहीं है, कोई योगदान नहीं है। आप कैसे दिखते हैं उसमें इसका योगदान हो सकता है, बट इट हैज गॉट नथिंग टू डू विथ योर हियरिंग एबिलिटीज, ठीक है। आपका भाई साहब ये है मिडिल ईयर, दिस इज बेसिकली द मिडिल ईयर, ठीक है। ये आपका भाई साहब हो गया मिडिल ईयर एंड देन वी हैव द इनर ईयर। तो आपका भाई साहब ये इनर ईयर। तो ईयर कैन बी डिवाइडेड इनटू आउटर, मिडिल एंड इनर ईयर्स, ठीक है, ओके। तो आउटर ईयर इसको हम बोलते हैं पिना, दिस इज कॉल्ड द पिना, ठीक है। और ये हो गया भाई साहब आप, दिस इज द ऑडिटरी कैनाल, यहां से आपका भाई साहब शुरू होता है। दिस इज द ऑडिटरी कैनाल, यहां से आपके साउंड वेव्स जाते हैं, ठीक है। द साउंड वेव्स बेसिकली एंटर दिस ऑडिटरी कैनाल एंड दे स्ट्राइक योर टिम्पैनिक कैविटी। ये आपका टिम्पैनिक कैविटी है, दिस इज बेसिकली द टिम्पैनिक कैविटी। और यहां पे आपका जाएगा भाई साहब ईयर ड्रम, दिस इज बेसिकली द ईयर ड्रम। सो द साउंड वेव्स एंटर द ऑडिटरी कैनाल, दे एंटर द टिम्पैनिक कैविटी एंड दे फाइनली स्ट्राइक द ईयर ड्रम, ठीक है। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। आपके पूरे हियरिंग का जो स्टार्ट है वो यहां से शुरू होता है, और यही अगर बिगड़ गया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाए। लोग भाई साहब कुछ भी करते हैं, कान में दर्द होता है, तेल डाल रहे हैं भाई साहब, ये तेल जाकर क्या हो जाएगा भाई साहब, यहाँ पे जाम हो जाएगा और उस वाइब्रेशन को, जो वाइब्रेशन हो रहा है उसको और ज्यादा जाम कर देगा, उसके ऊपर लेयर जम जाएगी, ठीक है, विच कैन बी वेरी रिस्की, क्योंकि इसका वाइब्रेट होना बहुत जरूरी है। हो सकता है एक मसल में, देखो जैसे आपके हाथ पैर में दर्द क्यों करता है, आपके मसल स्ट्रेन हुए हैं, राइट, ठीक है। तो ये वाला भी जो आपका ईयर ड्रम है ये भी एक मसल है, ये भी स्ट्रेन पकड़ता होगा और कभी कभी इसमें भी मसलर पेन होता होगा, ठीक है। स्पेशली जब आपका ग्रोथ का समय होता है, जब आप एकदम बच्चे रहते हैं और आपका ग्रोथ हो रहा है, तो जनरली बच्चे लोग रोते हैं क्योंकि उनके कान में दर्द होता है, ठीक है। बच्चे लोगों का जो हियरिंग एबिलिटीज है वो आपसे ज्यादा है, क्योंकि उनके कान का पर्दा बहुत पतला होता है, और जितना ज्यादा पतला होगा उतना ज्यादा वाइब्रेट होगा। इसीलिए बच्चों को वो साउंड सुनाई देता है जो आपको नहीं सुनाई देता है, ठीक है। 20 हर्ट्ज के नीचे भी इन्फेंट्स लोग सुन सकते हैं, इन्फेंट्स कैन हियर साउंड बिलो 20 हर्ट्ज, ठीक है। तो लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं तो उनके कान का पर्दा धीरे धीरे मोटा होता जाता है, और जितना मोटा होता जाएगा उतना वाइब्रेशन उसका थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो फिर वो धीरे धीरे किसके रेंज में आ जाएगा, ह्यूमन ऑडिबल रेंज के में आ जाएगा, जो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक है। इसीलिए बच्चों के कानों में वो जाए कूं कूं नहीं करना चाहिए, या कोई बहुत जोर सा कोई भी इंस्ट्रूमेंट उनके कानों के पास नहीं बजाना चाहिए, ठीक है। जितना भी वो हंसें और जितना भी वो रोएं, क्योंकि दैट विल क्रिएट अ सीवियर पेन, क्योंकि उनका जो ईयर ड्रम है वो बहुत बहुत ज़्यादा नाजुक और पतला होता है, उसमें ज़्यादा कंप्रेशन वाला कोई भी चीज़ डालेंगे तो वो फट सकता है और ज़िंदगी भर के लिए वो बच्चा अपाहिज हो सकता है, ठीक है।
सो वी शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट दीज थिंग्स। कान में अगर दर्द हो रहा है या कोई की तकलीफ है, आप प्लीज ENT को विजिट कीजिए, ना कि घरेलू नुस्खे अपनाएं। ए भाई साहब इसमें से तीली डाल रहे हैं, ये डाल रहे हैं, वो डाल रहे हैं, ये यहाँ तक पहुंच गया ना तो गए, ठीक है, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाएगा। ओके, सो दिस इज बेसिकली द ईयर ड्रम विच इज अ वेरी वेरी सेंसिटिव थिंग, ठीक है, ये बहुत ही सेंसिटिव थिंग है, ठीक है। हियर वी हैव द ईस्टाशियन ट्यूब, जैसे मैं आपको बोल रहा था ईस्टाशियन ट्यूब है, देखो जैसे आप इसको बंद करते हैं आप फील कर पाएंगे, आपका जब हवा बाहर नहीं जा रहा है, ठीक है, तो आप यू कैन फील दैट प्रेशर इन योर ईयर्स। तो ENT ये आपका ईस्टाशियन ट्यूब है, ये आपके थ्रोट से कनेक्टेड है, ठीक है। ईयर, नोज एंड द थ्रोट आर कनेक्टेड, ठीक है, ये ईस्टाशियन ट्यूब है, यहां से एयर जा रहा है, ठीक है। ये आपके भाई साहब हो गए स्टेप्स, दीज आर द स्टेप्स, ठीक है। एंड ये हो गया आपका चेन ऑफ 3 बोन्स, यहाँ पे 3 बोन्स हैं, ठीक है। वो मोची देखा होगा ना आपने, जो हथौड़ा मारता है, एक एनविल होता है उसका, देखो जूते को ऐसे रख के भाई साहब उसमें हथौड़ा मारता है ऐसा, ठीक है। तो जो लोग मोची का काम करते हैं वैसे जैसे 3 बोन्स होते हैं, यहाँ पे भी 3 बोन्स होंगे, ठीक है। सो दी विल बी 3 बोन्स एंड वी विल अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म आउट हियर, ठीक है। तो यहाँ पे 3 बोन्स होते हैं, क्या क्या भाई साहब आपके, वन इज द हैमर, तो देखो आपका स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन ईयर, ये आपका ऑडिटरी कैनल हो गया, ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन हो गया, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन हो गया, या जिसका हम बोल सकते हैं इट इज द ईयर ड्रम, ठीक है। इसके साथ देखो क्या कनेक्टेड है, मेलेस, इनकस, और ये हो गया आपका स्टिरअप, ठीक है, दिस इज बेसिकली द स्टिरअप। अरे बाप रे, सेमी सर्कुलर डक्ट्स कॉल्चिया, ये जो मैं बोल रहा था, देखो ये कॉल्चिया है, ये सेमी फ्लूइड है, ठीक है। यही कॉल्चिया भाई साहब ऐसे ऐसे होती है जब आप घूम रहे होते हैं, और जब तक ये स्थिर नहीं हो जाएगा आप भी थोड़ा सा डिजीनेस फील करोगे। इस कॉल्चिया में ऑडिटरी नर्व्स होते हैं, ब्रेन से आए हुए नर्व्स होते हैं। तो कॉल्चिया में देखो ये जो डिस्टर्बेंस है, ये डिस्टर्बेंस ऐसे पहले कहां पे आया, ईयर ड्रम में आया। ईयर ड्रम से आपके हैमर और एनविल कनेक्टेड रहते हैं, इससे एक हैमर कनेक्टेड रहता है, एनविल और स्टिरअप 3 बोन्स होते हैं, ठीक है। हैमर ने एनविल को स्ट्राइक किया, देखो जब वो मोची होता है ना, मोची, तो वो जब जूते को मार रहा है तो वो क्या कर रहा है, हैमर है उसका, ठीक है, हैमर से वो मार रहा है, और जिस लोहे के पट्टे पे वो मार रहा है उसको हम बोलेंगे एनविल। तो ये हो गया हैमर एंड एनविल, और ये एनविल कनेक्टेड रहता है स्टिरअप से। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वाला डिस्टर्बेंस हैमर पे गया, हैमर का डिस्टर्बेंस एनविल पे गया, एनविल का डिस्टर्बेंस स्टिरअप पे गया। समझ में आ रहा है, ये हैमर का, ये जो आपका ईयर ड्रम है, ईयर ड्रम का डिस्टर्बेंस जो है, ईयर ड्रम भाई साहब वाइब्रेट कर रहा है, क्यों, क्योंकि इसमें कंप्रेशन और रेरिफैक्शंस आ रहे हैं, कंप्रेशन हाई डेंसिटी हाई प्रेशर, रेरिफैक्शन लो डेंसिटी लो प्रेशर, तो ये वाइब्रेट कर रहा है। तो यहाँ पे भाई साहब डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है, यही वाली डिस्टर्बेंस इसके साथ जुड़ा हुआ है हैमर, तो इस हैमर पे डिस्टर्बेंस होगा। ये हैमर भाई साहब एनविल पे टंग से ऐसे मारेगा, ठीक है, दिस विल बेसिकली स्ट्राइक द एनविल। क्यों मार रहा है, क्योंकि ये साउंड की इंटेंसिटी को बढ़ाना चाहता है, ठीक है। जितने भी हिसाब से देखो, आप कैसे बोलते हैं कि समझो आपका मोबाइल है, ये जो 26 जनवरी है या भाई साहब ये जो गरबा वरबा हो रहा है, आपने देखा रहेगा मोबाइल से आप किसको कनेक्ट करते हो, एम्पलीफायर को, और फिर जाके वो स्पीकर में बजता है ना। तो ये एम्पलीफायर कर क्या रहा है, मोबाइल के साउंड में क्या पूरा पब्लिक नाच सकते हैं क्या, नहीं ना। तो ये आपको अगर बड़ा साउंड प्रोड्यूस करना है तो उस साउंड को क्या करना है, एम्पलीफाई करना है ना। एम्पलीफाई मतलब बहुत लाउड साउंड क्रिएट करना है, उस छोटे से साउंड को आपको बहुत लाउड साउंड क्रिएट करना है, दैट इज व्हाट द एम्पलीफायर डज, ठीक है। आपके बिल्डिंग या सोसाइटी में जो एम्पलीफायर्स होते हैं, दे बेसिकली एम्पलीफाई द साउंड, दे मेक इट 10 टाउन्स और मे बी 1000 टाइम्स मोर लाउडर, ठीक है। यहां पे भी वही चीज हो रही है, देखो जो साउंड आपके ईयर में आया है, ठीक है, उसको एम्पलीफाई किया जा रहा है। मतलब ये वाला जो हैमर है, ये जो डिस्टर्बेंस है, देखो ये आपका हैमर आपके इससे कनेक्टेड है, किससे, ईयर ड्रम से। अभी ईयर ड्रम वैसा वाइब्रेट कर रहा है, आगे पीछे ऐसे जा रहा है, ठीक है। जैसे ईयर ड्रम वाइब्रेट करेगा, ये हैमर ढाप धूप मारेगा, जोर से इसको मारेगा, ठीक है, किसको, एनविल को, और एनविल भाई साहब कनेक्टेड होता है स्टिरअप से। तो जैसे ही एनविल पे स्ट्राइक होगा, ये स्टिरअप जो है तो ये कॉल्चिया में डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा। ये कॉल्चिया में जो वेव्स पास होंगे, ऑडिटरी नर्व्स उसको कैच करके कहां तक लगाएंगे भाई साहब, ब्रेन तक, और ब्रेन आपका साउंड को डिकोड करेगा। दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ द साउंड, ठीक है, दिस इज हाउ साउंड ट्रैवल्स, ठीक है। तो आपका भाई साहब ये हो गया ऑडिटरी कैनल, ये हो गया आपका टिम्पैनिक नर्व, ठीक है। तो आपका मेलेस, इंकस और ये हुए आपके स्टेपल्स, ये हो गया आपका टिम्पैनिक कैविटी, ठीक है। सो आपका अगर देखोगे सेमी सर्कुलर डक्ट्स, देखो हम जब भी किसी ऑर्गन को पढ़ते हैं ना, उसको 2 एस्पेक्ट से पढ़ते हैं, एक तो फिजिक्स के एस्पेक्ट से और दूसरा आपको भाई साहब बायोलॉजी के एस्पेक्ट से। तो फिलहाल हमको यहाँ पे ह्यूमन ईयर को बायोलॉजी के एस्पेक्ट से नहीं पढ़ना है और समझना है, ठीक है। जैसे ह्यूमन आई है, इसको हम भाई साहब इसके साइड को पढ़ते हैं और इसको बायोलॉजी के एस्पेक्ट से भी पढ़ते हैं, ठीक है। ह्यूमन ईयर है,
इसके साउंड को पढ़ते हैं और इसके बायोलॉजी के एस्पेक्ट से भी पढ़ते हैं। तो फिलहाल हमको बायोलॉजी के एस्पेक्ट को नहीं समझना है, यहाँ पे हमको मैकेनिज्म ऑफ साउंड जो प्रोड्यूस हो रहा है वो हमारे ब्रेन से कैसे परसीव होता है उसको समझना है, ठीक है। तो सेमी सर्कुलर डक्ट्स है, ये देखो कॉल्चिया है, वेस्टिब्यूलर नर्व्स हैं, कॉल्चिक नर्व है, टेम्पोरल बोन है, ठीक है। ऑल दीज आर बेसिक थिंग्स। तो आउटर ईयर है भाई साहब पिना, ऑडिटरी कैनाल, टिम्पैनिक कैविटी हो गया, ये भाई साहब ईयर ड्रम हो गया, ठीक है। सो अभी आपका पिना क्या करता है भाई साहब, पिना आपका एट द एंड ऑफ द ऑडिटरी कैनल देयर इज अ थिन मेम्ब्रेन। पिना इज व्हाट, पिना इज व्हाट, आउटर ईयर इज कॉल्ड पिना। चलिए भाई साहब, ईयर ड्रम एट द एंड ऑफ द ऑडिटरी कैनाल देयर इज अ थिन मेम्ब्रेन। तो ऑडिटरी कैनाल के जस्ट एंड में आपका क्या है भाई साहब, एक थिन सा मेम्ब्रेन है, ठीक है, एंड दैट इज नोन एज द ईयर ड्रम। तो एट द एंड पिना क्या हो जाएगा भाई साहब, द आउटर ईयर इज कॉल्ड पिना। ऑडिटरी नर्व क्या हो जाएगा, इट कन्वर्ट द प्रेशर वेरिएशंस इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, इट सेंड्स द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स टू द ब्रेन। तो ऑडिटरी नर्व भाई साहब क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ब्रेन तक पहुंचाएगा। ऑडिटरी कैनाल क्या करेगा, इट कन्वर्ट्स द प्रेशर वेरिएशंस इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। और कॉल्चिया, द कलेक्टेड साउंड पासेस थ्रू द ऑडिटरी कैनाल। तो यहाँ पे भाई साहब ऑडिटरी कैनाल में ये जाएगा, ठीक है, सॉरी, ठीक है। तो आपका भाई साहब पिना क्या हो गया, द आउटर ईयर इज कॉल्ड पिना, ईयर ड्रम एट द एंड ऑफ द ऑडिटरी कैनाल देयर इज अ थिन मेम्ब्रेन। वही मेम्ब्रेन आपका वाइब्रेट हो रहा है और इसी मेम्ब्रेन से आपका हैमर और एनविल कनेक्टेड है। हैमर भाई साहब जैसे ये तय ऐसा होगा, हैमर ऐसे धप से इसको मारेगा, किसको, एनविल को, और वो स्टिरअप को मारेगा, स्टिरअप का डिस्टर्बेंस कॉल्चिया में ट्रांसफॉर्म होगा, ठीक है। ऑडिटरी नर्व इट सेंड्स द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स टू द ब्रेन। सो ऑडिटरी नर्व आपके कॉल्चिया में ऐसे रहते हैं और कॉल्चिया में जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं वो जाते हैं आपके कहां तक, ब्रेन तक, और ब्रेन इसको इंटरप्रेट करता है, इसको साउंड को, ठीक है। ऑडिटरी कैनाल, द कलेक्टेड साउंड पासेस थ्रू द ऑडिटरी कैनाल। तो ऑडिटरी कैनाल से भाई साहब कलेक्टेड साउंड पास होता है। कॉल्चिया, इट कन्वर्ट्स द प्रेशर वेरिएशंस इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। तो ये जो कॉल्चिया जो सेमी फ्लूइड सब्सटेंस होता है, ये क्या करता है भाई साहब, जो प्रेशर वेरिएशन आ रहा है उसको भाई साहब इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है और यही इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हमारे ब्रेन तक जाते हैं। हमारे ब्रेन में जितने भी सिग्नल्स जाते हैं दे ऑलवेज गो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स कैरी आउट होते हैं वहां पे, ठीक है। तो आपका भाई साहब V इज इक्वल टू 2D/T किसके लिए होता है, इको के लिए होता है, ठीक है। इको में भाई साहब ये साउंड गया और वापस आया, आवन जावन का डिस्टेंस मिलाकर कितना हो जाएगा, 2D, टाइम टेकन हो गया T, तो ये हो जाएगा आपका वेलोसिटी। और वेलोसिटी का भाई साहब सेम चीजें हैं, देखो V इज इक्वल टू U प्लस GT होता है, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ GT स्क्वायर होता है, U स्क्वायर इज इक्वल टू V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2GS। यहाँ पे G नहीं होगा, यहाँ पे A होगा, ठीक है, यहाँ पे एक्सेलरेशन होगा। V इज इक्वल टू U प्लस AT, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। यहाँ पे भाई साहब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जगह पे, तो सबमरीन एमिट्स अ सोनार पल्स, ठीक है, विच रिटर्न्स फ्रॉम एन अंडर वाटर क्लिफ इन 1.02 सेकेंड्स इफ द स्पीड ऑफ साउंड इन सॉल्ट वाटर। तो आपको भाई साहब यहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड दिया हुआ है कितना, 1531 मीटर पर सेकेंड। हाउ फार अवे इज द क्लिफ, तो डिस्टेंस भाई साहब आपका कितना है। अ सबमरीन एमिट्स अ सोनार पल्स, तो आपका भाई साहब ये सबमरीन है, इसने भाई साहब सोनार पल्स एमिट किया, ठीक है, और ये भाई साहब गया किसी क्लिफ पे, एन अंडर वाटर क्लिफ, ठीक है। अ सबमरीन एमिट्स अ सोनार पल्स व्हिच रिटर्न्स फ्रॉम एन अंडर वाटर क्लिफ। तो समझ लो यहाँ पे क्लिफ है कोई, ठीक है, कोई पहाड़ है, ठीक है, और इससे रिटर्न कर रहा है कितने में, इन 1.0। तो टाइम टोटल कितना लगा है भाई साहब, 1.02 सेकेंड्स। इफ द स्पीड ऑफ साउंड, तो ऑब्वियसली डिस्टेंस कितना कवर हुआ रहेगा, 2D, है ना। इफ द स्पीड ऑफ साउंड इन सॉल्व, हाउ फार अवे इज द क्लिफ, तो V आपका कितना हो जाएगा भाई साहब, 2D, ये जाने में डिस्टेंस D और आने में डिस्टेंस D, ठीक है। तो ये हो गया आपका 2D। वेलोसिटी क्या होती है भाई साहब, डिस्टेंस अपॉन टाइम, 2D अपॉन टाइम। तो आपका भाई साहब यहाँ पे 2D की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वेलोसिटी इनटू टाइम, तो ये D की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वेलोसिटी इनटू टाइम बाई 2। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा भाई साहब, आपका वेलोसिटी कितना है यहाँ पे, 1531 इनटू टाइम, टाइम कितना हो गया भाई साहब यहाँ पे 1.02 अपॉन 2, है ना भाई साहब। इसको कर लीजिए भाई साहब, कितना हो जाएगा ये 1531 102 106 1 3 अपॉन 2, 2 7s are 14, 2 8s are 16,
2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 780.81, 780.81 ऐसा ही कुछ आ जाएगा ऐसे आपका आंसर। तो आपका भाई साहब देखो यहाँ पे सबमरीन है एक क्लिफ पे भाई साहब ये, ठीक है। तो क्लिफ पे जाकर वापस आने में कितना टाइम लगा, 1.02 सेकेंड्स, ठीक है। दैट इज द टाइम टेकन। स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर इज 1531। डिस्टेंस ऑफ द सबमरीन फ्रॉम द क्लिफ आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन सी वाटर इज हाउ मच, 1531 मीटर पर सेकेंड। टाइम टू हियर द इको कितना है, 1.02। तो डिस्टेंस बिटवीन क्लिफ एंड सबमरीन आपका भाई साहब कितना हो जाएगा, ठीक है। v इज इक्वल टू 2d बाई, v इज इक्वल टू कितना हो गया भाई साहब आपका 2d बाई टी। तो v हो गया आपका 2d बाई टी, तो d कितना हो जाएगा भाई साहब आपका v इंटू टी बाई 2, ठीक है। तो 1531 इंटू 0.51, तो आपका पॉइंट पे देखो 780.81 मीटर आ गया, ठीक है। दिस विल बी द डिस्टेंस कवर, ठीक है। सो आंसर द डिस्टेंस बिटवीन द क्लिफ एंड द सबमरीन इज 780.81 मीटर्स। ओके ओके ओके, चलो भाई साहब टूट पड़ो सवाल पे फटाफट। ये कौन बोले आज, हाँ आरू।